Hello and welcome to my YouTube channel Education for Us. This is Hilal Lone and today we are going to discuss class 8th civics lesson number 6, understanding our criminal justice system. Those students who are new to my channel must subscribe the channel and press the bell icon. And those students who have not watched the previous video must watch those video lectures so that they can understand this chapter very well. Let's talk now. Next thing which we have to discuss in this chapter, that is there are some guidelines given by the Supreme Court. Those guidelines we also called as D.K. Basu's guideline. D.K. Basu was the Chief Justice of I think West Bengal High Court. Okay, तो उन्होंने कुछ guidelines दिए हुए हैं which act as a procedure for arresting, detaining and interrogating of any person. सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि डीके बासु ये कुछ सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है जिनको हम डीके बासु की गाइडलाइंस भी बोलते हैं. ये गाइडलाइंस विच एक्ट एज ए प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर के तौर पर काम करते हैं फॉर द पुलिस फॉर अरेस्टिंग, डिटेनिंग एंड इंट्रोगेटिंग ए पर्सन. आप किस तरह एक इंसान को किस तरह, जब आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का खास ख्याल रखना होगा. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज गाइडलाइंस. आई रिपीट the guidelines given by the Supreme Court, which we also called as D.K. Basu guidelines, which act as a procedure for the police for arresting, detaining and interrogating of any person. पहला चीज, the police officer who carried out the arrest or detention of any person must wear a clear visible identification with name plate and with designation. उसके पास प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उसके पास प्रॉपर डिजिग्नेशन होना चाहिए कि वो किस रैंक का ऑफिसर है. उसके पास जो है एक नेम प्लेट होना, नेम टैग होना जरूरी है, so that a person may not get confused that who is arresting me. Is he really a police officer? Is he really a person who belongs to any investigating agency, या कोई और उसको किडनैप कर तो नहीं रहा है, ताकि ये क्लियर हो जाए. ठीक है. दूसरी बात ये है, a memo of arrest should be prepared at the time of arrest and should include date, time of arrest, place of arrest and the details of belongingness and also health condition of the arrested person. एक लिस्ट बनाना है. जो भी एजेंसी एक इंसान को अरेस्ट कर रही है, एक एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करने जा रही है, उस समय जब वो उसको अरेस्ट करेंगी तब उस इंसान के बारे में हमने इसको कब अरेस्ट किया है, किस डेट पर अरेस्ट किया है, कहाँ हमने इसको अरेस्ट किया है, इसके पास हमें क्या क्या चीज़ मिली है और इसकी हेल्थ कंडीशन कैसी थी जब हमने इसको अरेस्ट किया है. सो a memo of arrest should be prepared by the police and this memo should be signed by any third person, the person who belongs to his family member and who will be his relative or who will be his well-wisher, or if not then any third person, and then this memo should be countersigned by an arrested person. ये सारा लिस्ट जो तैयार किया गया है, उसके बाद लिस्ट तैयार करने के बाद इस पर किसी भी फैमिली मेंबर का, फ्रेंड का या वेलविशर का, उसके वेलविशर का, अरेस्टेड पर्सन के वेलविशर का, अरेस्टेड पर्सन के फैमिली मेंबर का साइन होना जरूरी है. अगर साइन है उसके बाद जो है इस पर जो है ये अरेस्टेड पर्सन भी साइन, इसका भी साइन होना जरूरी है. ओके, नेक्स्ट पर्सन. अच्छा, ये क्यों जरूरी है? ये इसीलिए जरूरी है ताकि आगे ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि मेरे पॉकेट में तो 10,000 रुपए थे, यहाँ जब मुझे अरेस्ट किया गया उस वक्त मेरे पॉकेट में 10,000 रुपए थे, ये किसी ने, ये पुलिस ने लिया या किसी दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने लिया, या मैं तो सही था, मेरा हाथ फ्रैक्चर तो नहीं था, ये तो फ्रैक्चर किसने किया, पुलिस ने किया, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे. इसीलिए ये मेमो जो है बनाना जरूरी है. नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो हमें जो गाइडलाइंस दी गई है पुलिस को या अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, वो ये कि अरेस्ट पर्सन हैज द राइट टू इन्फॉर्म हिज रिलेटिव्स. अरेस्टेड पर्सन, जिस किसी को भी आपने अरेस्ट किया, उसका हक बनता है कि वो अपनी फैमिली मेंबर को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने वेलविशर को इन्फॉर्म करे दैट ही हैज बीन अरेस्टेड. अगर वो बाहर रहता है, आउटसाइड स्टेट रहता है, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट रहता है, वहां उसका कोई नहीं है, देन इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस एंड पुलिस इज अकाउंटेबल, और दिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी is accountable that the department will notify the arrest of the person, the department will notify the arrest of the person within 8 to 12 hours.
ये बताना ज़रूरी होगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जो है वो बाहर रहता है, किसी भी दूसरी स्टेट में रहता है, और ये जो वहाँ पर कोई इस अरेस्टेड पर्सन का कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, कोई वेल विशर नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, तो फिर क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पुलिस की कि वो ये नोटिफाई करे कि हमने इस पर्सन को यहाँ पर अरेस्ट किया, इसके साथ अरेस्ट किया है, ताकि उनके फैमिली मेम्बर तक ये बात पहुँच जाए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है FIR। FIR क्या है? FIR, what actually we mean that FIR is a first information report, or we can say FIR, it is a written document prepared by the police when they receive any information about any crime. It is a written document prepared by the police when they receive any information about any crime or criminal offense. यहाँ हम ये कह सकते हैं it is generally a complaint lodged by the victim in the police station and prepared by the police. ओके, तो ये है FIR सिंपली होती है एक कंप्लेंट जो हम पुलिस स्टेशन में दर्ज करते हैं, और इसको तैयार कौन करता है? पुलिस स्टेशन में इसको पुलिस प्रिपेयर कर लेते हैं। अच्छा, अब ये पुलिस जो हमने FIR दर्ज किया है, इसमें हम क्या लिखते हैं? इसमें हम डेट ऑफ क्राइम, टाइम ऑफ क्राइम, प्लेस ऑफ क्राइम एंड अदर डिटेल्स, क्या क्या हुआ वो सब हम इसमें लिख लेते हैं, मेंशन करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो हम जो ये FIR के बारे में है, व्हाई FIR इज इम्पॉर्टेंट। FIR क्यों ज़रूरी है? बिकॉज FIR इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज ओनली FIR इज लॉज्ड इनटू द पुलिस स्टेशन, द पुलिस विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब हमने कंप्लेंट दर्ज करवाई कहाँ पर? पुलिस स्टेशन में। अगर हम पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट को दर्ज करते हैं या इंफॉर्मेशन दे देते हैं पुलिस को किसी क्राइम के बारे में, तो तभी पुलिस जो है उस क्राइम के, उस प्रॉब्लम के बारे में जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। सो इट इज द FIR व्हेन लॉज्ड इन द पुलिस स्टेशन, देन ओनली पुलिस स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये हम ये कह सकते हैं कि FIR इज द सेंटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमें समझना है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। इफ़ यू आर वाचिंग माई वीडियो, इफ़ यू आर वाचिंग माई लेक्चर, आपको ज़रूर आपके सामने आपकी बुक होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है, हु इज़ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज एन एडवोकेट हु प्लेड्स द केस on behalf of the state and who always works for the interest of the state. ओके, सिंपल में हम गवर्नमेंट लॉयर को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, एंड ही इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन परमानेंट बेसिस। ओके, एंड उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि दैट ही वर्क्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। जैसे मैंने आपको बोल ही दिया कि वो किसके लिए काम करता है? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट के लिए काम करता है। एंड उसका काम कब शुरू हो जाता है? आफ्टर द पुलिस फाइल इज द चार्जशीट। जब पुलिस चार्जशीट फाइल करते हैं उसके बाद उसका काम शुरू हो जाता है। एंड उसका काम क्या होता है? ही एग्जामाइन्स द विटनेसेस, वो विटनेसेस को एग्जामाइन करता है। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज एनी क्राइम बिटवीन A एंड B, अगर बी ने जो है अपने विटनेसेस प्रोड्यूस किए, उनको क्रॉस क्वेश्चन कौन कर सकता है? उनको क्रॉस क्वेश्चन कौन कर सकता है? आगे हम वी विल आल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज क्रॉस क्वेश्चन, क्रॉस एग्जामाइन, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसको ही एग्जामाइन्स द विटनेस इन द कोर्ट एंड आर्ग्यूज द केस फॉर द विक्टिम। वो अपने विक्टिम के लिए केस को लड़ता है, एंड ही इज ट्राइंग टू डिफेंड हिज क्लाइंट। वो अपने क्लाइंट को डिफेंड करने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, फोर्थ प्लेयर ऑफ दिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, दैट इज जज। अब हम देखेंगे जज कौन है। जज एक्ट्स लाइक एन अंपायर इन ए गेम। जज जो है ये अंपायर की तरह काम करता है। जिस तरह हमारी क्रिकेट टीम में अंपायर होते हैं, दो टीम्स होते हैं, एक साइड में दूसरे साइड में, और वो क्या करता है? वो डिसीजन देता है, बट नॉट बायस्ड, बट एंड विल नॉट एंड इज नॉट फेवरिंग वन साइड और अनदर साइड। वो किसी भी साइड को फेवर नहीं करते, वो न्यूट्रल होता है। वो दोनों के लिए, दोनों के हक में बराबर इक्वली ऑन फैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड उसी ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड एंड एविडेंस, उसी के बेस पर जो है वो फैसला कर लेता। सो जज एक्ट्स एज एन अंपायर इन द गेम एंड कंडक्ट्स द फेयर ट्रायल। क्या करता है? अपनी फेयर ट्रायल को कंडक्ट करता है। फेयर ट्रायल भी आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। फेयर ट्रायल इम्पार्शियली वेयर इन एन ओपन कोर्ट, एक ओपन कोर्ट में वो इस फेयर ट्रायल को अंजाम दे देता है। जज का दूसरा काम क्या है? जज हियर द विटनेसेस
judge hear the witness, all the witnesses and other evidences. Judge hear the witnesses of both the sides, side A and side B. He hears both the witnesses. दोनों witnesses को देख, दोनों के witness को सुनता है, दोनों की witnesses evidences को जांचता है, देखता है, and on the basis of the witnesses and on the basis of the evidences, इसी के बेस पर वो फैसला करता है, decides whether the accused person is guilty or not. उसके बाद क्या करता है? तीसरा काम क्या है? पहला काम ये है, वो एक्ट करता है अंपायर की तरह impartially and give fairly. तो उसके बाद जो है दूसरा, वो हमारे रिकॉर्ड्स को सुनता है, हमारे रिकॉर्ड विटनेस को सुनता है, हमारे रिकॉर्ड्स को एविडेंसेस को देखता है. तीसरा, एविडेंस और रिकॉर्ड्स के बिना पर ही वो अपना फैसला दे देता है, और फैसला इस तरह देता है, अगर इफ फाउंड दैट ऑन द बेसिस ऑफ विटनेसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, इफ फाउंड दैट द एक्यूज्ड पर्सन इज कन्विक्टेड, तो उसको सजा, एंड प्रोनाउंसेस द अनाउंसमेंट. चौथा पॉइंट क्या होता है? ही प्रोनाउंसेस द, और ही और शी प्रोनाउंसेस द अनाउंसमेंट. द अनाउंसमेंट, द पनिशमेंट शुड बी जेल, फाइन और बोथ. या तो जेल होगी, या फाइन होगी, या दोनों होगी. ओके. उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हमें समझना है इस चैप्टर में, वो ये है कि फेयर ट्रायल क्या होता है. इट्स अ ट्रायल दैट इज कंडक्टेड जस्टली, फेयरली एंड इम्पार्शियली बाय एन इम्पार्शियल जज. मतलब क्या कि एक ऐसी ट्रायल, एक ऐसा केस चलाना, एक ऐसा फैसला दे देना जो जस्ट होगा, जो फेयर होगा, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी करप्शन, कोई भी धांधली नहीं होगी, और इस करप्शन फ्री, और किसी भी तरह कोई भी मिसयूज ना हो, किसी भी पावर को मिसयूज ना किया जाए, और इसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास इम्पार्शियल जज होना चाहिए. सो वी कैन से दैट अ फेयर ट्रायल इज अ ट्रायल कंडक्टेड fairly, justly and impartially by an impartial judge. अब कुछ प्रोसीजर्स है, हम कैसे कह सकते हैं कि दिस ट्रायल वाज अ फेयर ट्रायल. हम कैसे कह सकते हैं? कभी कभी हमारे हक में फैसला होता है, और हमें कभी कभी लगता है कि नहीं, मुझे मेरे साथ ये अच्छा सही इंसाफ नहीं हुआ, मुझे जो है मेरे हक में फैसला जो है ये गलत आ गया. तो हम कैसे कह सकते हैं? हाउ कैन वी से दैट दिस द ट्रायल इज अ फेयर ट्रायल? There are some factors which act as the determinants, which determines whether the trial is a fair trial or not. पहला पॉइंट वो है, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायल फेयर ट्रायल थी या नहीं थी. पहले ये कि ही और शी, यानी कि एक्यूज्ड पर्सन, यानी कि अरेस्टेड पर्सन शुड गेट द असिस्टेंस ऑफ लॉयर. अगर उसको वकील मिल गया, तो हम क्या कहेंगे? अगर उसको वकील उसका केस लड़ेगा, वो वकील को केस लड़ने की परमिशन दी गई, उसको वकील हायर करने की परमिशन मिल गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि दैट दिस वाज अ फेयर ट्रायल. दूसरा, अगर उसको जो है इफ ही और शी गॉट द if he or she will get the opportunity to present evidences or witnesses, अगर उसको अपने evidences, अपने गवाह सबूत कोर्ट में पेश करने की परमिशन मिल गई, तो भी हम कह सकते हैं कि ये फेयर ट्रायल है. तीसरा, कि अगर इफ ही और शी get the opportunity to cross examine the opposition parties witnesses. अगर उसको क्रॉस एग्जामाइन, पहले इसी को समझ लेते हैं. क्रॉस एग्जामाइन का मतलब क्या होता है? कि जो हमारे खिलाफ जो दूसरी पार्टी है, वो जो विटनेसेस प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्वेश्चन पूछना. अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो अपने खिलाफ पेश किए गए विटनेसेस, अपने खिलाफ पेश किए गए एविडेंसेस को क्या कर सके? क्रॉस क्वेश्चन कर सके, उनको जांच पड़ताल कर सके. ठीक है, तो तब भी हम कहेंगे कि ये फेयर ट्रायल है. लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि द प्रेजेंस ऑफ एन इम्पार्शियल जज क्या होना चाहिए? इम्पार्शियल होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए. ही और शी शुड नॉट फेवर वन पार्टी ओवर अनदर पार्टी. तब भी है, अगर ये सारी चीजें इसमें थे, उसको लॉयर वकील उसको मिल गया, वो जो उसके बदले में केस लड़े, और उसको जो है अपनी एविडेंस से सबूत गवाह पेश करने की इजाजत मिली, अगर जो है उसको क्वेश्चन पूछने की इजाजत मिली, अपने खिलाफ जो सबूत पेश किए गए उसको, और लास्ट पॉइंट ये कि अगर वहां का जज जो था इम्पार्शियल था. ठीक है. नेक्स्ट जो है चार्जशीट, मैंने आपको बताया था. चार्जशीट का मतलब क्या होता है? इट इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑफ एक्यूजिशन. प्रेपेयर्ड बाय द पुलिस
इट इज द फाइनल रिपोर्ट, हम ये भी कह सकते हैं इट इज द फाइनल रिपोर्ट विच डिस्क्राइब्स द क्राइम. व्हाट इज चार्जशीट? इट इज द फाइनल रिपोर्ट विच डिस्क्राइब्स द क्राइम that has been committed. It is the final report, which describes the crime that has been reported, and this charge sheet is prepared by police. इसको पुलिस बना लेते हैं and submitted this file into the court before the जज. सो हमने इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की. अगर फिर भी आपको किसी जगह कोई भी कंफ्यूजन रहा होगा, आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर सिस्टमैटिकली, स्टेप बाय स्टेप. होप आपको ये समझ आ गया होगा. यू मस्ट शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी फ़ायदा मिले, एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.